हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएल साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स के बारे में। स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स जो है बेसिकली स्टेरिलिटी इंडिकेटर या कोई भी इंडिकेटर आपको क्या इंडिकेट करता है, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? इंडिकेटर मतलब कि कोई भी चीज़ जो आपको इंडिकेट कर रही है किसी प्रोसेस के कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से जो स्टेरिलिटी प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, जिस टेम्परेचर रेंज को हम चाहते थे वो हुआ है, वो वहाँ तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है, तो उस चीज़ को वहाँ तक ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो हमें कुछ सिग्निफिकेंस या कैरेक्टरिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें बता दें कि भाई तुम्हारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर। मतलब वो ये इंडिकेट कर दे कि भाई तुम्हारा प्रोसेस, तुमने जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किया था, वो जो टेम्परेचर रेंज बनाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर अब तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो इंडिकेट अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे वो टेम्परेचर रेंज के हिसाब से करते हैं, या प्रेशर को मेज़र करके करते हैं, या कलर चेंज करके करते हैं, या बबल्स फॉर्म करके करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी रेंजेस हैं या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हमें स्टेरिलिटी इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं स्टेरिलिटी इंडिकेटर को। सबसे पहले हम इसकी जो है बता देते हैं कि क्या करते हैं। दे मॉनिटर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये क्या करते हैं? ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। दूसरा, दे चेक द क्वालिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये आपके स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को चेक करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि भाई आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस सही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, या जितना आपने चाहा था उस टेम्परेचर रेंज या उस जगह तक वो पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। जनरली देखिए, यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही लिखूंगी, बार बार पूरा वर्ड नहीं लिखूंगी, ठीक है, या इंडिकेटर लिखना होगा तो मैं आई लिख दूंगी। तो यहाँ पर जनरली 3 मेजर टाइप के स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। सबसे पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल और तीसरा है बायोलॉजिकल। फिजिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो जनरली उनका जो तरीका होता है, जैसे फिजिकल स्टेरिलाइजेशन भी हमने पढ़ा तो उसमें टेम्परेचर बेसिकली जो है उसको मेज़र किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर सेम उसी तरीके से फिजिकल इंडिकेटर हमें टेम्परेचर की रेंज को बताकर ही हमें इंडिकेट करते हैं। दूसरा यहाँ पर केमिकल इंडिकेटर्स है। केमिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें केमिकल, कुछ नया केमिकल बना के या कुछ कलर चेंज करके या कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो करके हमें बताते हैं कि रिएक्शन, आपके स्टेरिलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। और तीसरा है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। एज द नेम सजेस्ट कि बायोलॉजी मतलब कि कोई लिविंग सिस्टम है, तो यहाँ पर हम कुछ रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव होते हैं। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स जो होंगे हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि भाई ये वाला जो स्पोर है या ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस रेंज पे अपनी रेजिस्टिविटी शो करेगा, और अगर इस रेंज पे, अगर इस टेम्परेचर रेंज पे रेजिस्टिविटी शो करेगा, तो अगर इससे आगे बढ़ गए तो फिर वो किल हो जाएगा। तो अगर वो किल हो गया इट मीन्स कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल इंडिकेटर्स की। फिजिकल इंडिकेटर्स में सबसे पहला है, मैंने थोड़ा सा इसको सेपरेट करने की कोशिश की है क्योंकि हमारे पास स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होता है, मॉइस्ट हीट होता है, गैसेज होता है, रेडिएशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ये सारे हमारे फिजिकल स्टेरिलाइजेशन के पार्ट्स हैं। तो उन्हीं में से मैंने सबको जो है इंक्लूड किया है और फिर बताने की कोशिश की है। तो चलिए, और कोशिश की कि थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझें, क्योंकि जो मैंने स्टडीड इंडिकेटर्स के जो वीडियोस देखे थे उसमें वो ढंग से क्लियर नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ एक ईजी लैंग्वेज में कोशिश की जाए, ठीक है। अब जो है सबसे पहले यहाँ पर ड्राई हीट है, यानी कि सबसे पहला जो फिजिकल इंडिकेटर है वो ड्राई हीट के लिए हम करते हैं। देखिए, ड्राई हीट में हमने क्या करा है, अगर आपको ड्राई हीट का याद हो तो ये हॉट एयर ओवन, ठीक है। ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन हम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हम कौन सा पैरामीटर मॉनिटर करेंगे? टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो देखिए, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि एक टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट बनाया जाता है जो कि एक आइडियल चार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम MPR या मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड भी बोलते हैं। वो मॉइस्ट हीट में भी होता है और सेम ड्राई हीट में भी होता है। एक MPR लिया जाता है यानी मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड। इस मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड में हर टेम्परेचर और यहाँ पर टाइम, यानी कि इतने टाइम में इतना टेम्परेचर, इतने टाइम में इतना टेम्परेचर,
इस हिसाब से एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है हमारे बीपीआर से, यानी बैच प्रोसेस रिकॉर्ड से। बैच प्रोसेस रिकॉर्ड क्या होता है? बैच प्रोसेस रिकॉर्ड में जो भी हम स्टरलाइजेशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का, उसको हम बैच वाइज डिवाइड कर देते हैं और उस बैच को फिर उस बैच के टेम्परेचर और टाइम को हम कंपेयर करते हैं एमपीआर से। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे आपके पास कुछ जो है प्रोटोकॉल्स है, कोई आप इंस्ट्रूमेंट रन कर रहे हैं, आप उसके आपको एसओपी मिली हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मिला हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, अब आपने जो है उसमें कुछ जो है कि भाई उसमें ये वाली चीज़ पहले रखनी है, वो वाली बाद में रखनी है। अब आपने क्या करा है, आपने अपने हिसाब से प्रोसेस किया है, तो आप अपने प्रोसेस को उस जो जनरल एक एसओपी है उससे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है, सिर्फ आप स्टैंडर्ड चीज को आप अपनी चीज से कंपेयर कर रहे हो और आप देख रहे हो कि अगर उसमें जो स्टैंडर्ड चीज है यानी जो एमपीआर है उसमें सपोज दैट कि 30 मिनट में इतना टेम्परेचर रीच होना चाहिए था, तो ये बैच प्रोसेस रिकॉर्ड में कितना हो रहा है। ठीक है, तो आपको एमपीआर को बीपीआर से कंपेयर करना है। यहाँ पर ए टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट इज मेड ऑफ स्टरलाइजेशन साइकिल इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द मास्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड। ठीक है, तो मास्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड को एक्चुअली टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट किया जाता है, यानी कि इतने स्टरलाइजेशन लोड पे इतना जो आप जो है हॉट एयर ओवन में लोड रख रहे हैं तो इसमें कितना होना चाहिए कंप्लीट। तो मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड जो होते हैं उसके लिए लैब टाइमली उसको अपडेट करती रहती है कि भाई इतना बैक्टीरिया इसमें किल हो गया है, इतना टाइम ड्यूरेशन चाहिए, तो वो वैलिडेट किया जाता है टाइमली। उस वैलिडेट प्रोसेस को आप बीपीआर से कंपेयर करते हो और बीपीआर आप खुद रखते हो। अब यहाँ पर आप बीपीआर कैसे लोगे, यानी बैच प्रोसेस रिकॉर्ड कैसे बनाओगे? भाई एमपीआर तो आपके पास लैब में है मौजूद, लेकिन एमपीआर कैसे बनाया जाता है? एमपीआर जो स्पेसिफिक डिवाइस होती है दैट इज द थर्मोकपल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट मैंने लिखा हुआ है मॉइस्ट हीट में, थर्मोकपल। जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपको ये बता, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट को आप हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव के साथ जो है रख देते हो। ठीक है, अब वहां पर जो थर्मोकपल है वो आपको ये बताएगा कि आपका इतना टेम्परेचर इतने टाइम पे रीच हो गया है और टाइमली आप उसको जो है नोट करते जाएंगे। समझ में आ रहा है कि थर्मोकपल आपको टाइम के हिसाब से टेम्परेचर बताता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, और वो आपको बीपीआर मेंटेन करवाता है। ठीक है, आप उसको टाइमली भाई 30 मिनट बाद इतना टेम्परेचर हुआ है और वो आपको जो है आपको रीडिंग दे देगा, तो आप जो है उसके बाद जो है आप अपनी रीडिंग नोट कर लोगे। तो इस हिसाब से आप अपना बीपीआर मेंटेन करोगे, देन उसको कंपेयर करोगे एमपीआर से। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको मॉइस्ट हीट में करना है। एमपीआर इज प्रिपेयर्ड एंड बीपीआर मींस बैच प्रोसेस रिकॉर्ड इज कंपेयर्ड विद द एमपीआर। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है थर्मोकपल, तो जो आपके ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में है सेम चीज है कि आपको थर्मोकपल लेना पड़ता है और यहाँ पर यानी कि एक टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्मोकपल है वो आपको टेम्परेचर और बताता है कि इतने टाइम में इतना टेम्परेचर रीच हुआ है, तो आपने जो मेंटेन किया था वो इस हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में आपको बीपीआर को बनाना है और जिसे एमपीआर से जो है कंपेयर करना है। नाउ दीज थर्मोकपल्स आर केप्ट इनसाइड ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन। ठीक है, मैंने मॉइस्ट हीट और जो है ड्राई हीट का एक साथ लिख लिया है। एंड एट द रेगुलर टाइम इंटरवल टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एंड कंपेयर विद एमपीआर। ठीक है, तो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो है आप उसमें मेंटेन करोगे रिकॉर्ड और उसको कंपेयर करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैसियस स्टरलाइजेशन की। जो गैसियस स्टरलाइजेशन है होता क्या है, देखिए इसके अंदर जो आपका गैस वाला जो है, इसके अंदर सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वही आपका टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट, आप इसको मेंटेन करते हो इसमें। ठीक है, और जो पैरामीटर मॉनिटर करते हो दैट इज अ टेम्परेचर। भाई फिजिकल इंडिकेटर्स हैं तो उसमें आप टेम्परेचर तो नोट करोगे ही करोगे। ठीक है, अब ये टेम्परेचर इसमें क्या लिए जाते हैं, कुछ प्रॉपरली टेम्परेचर प्रोब लिए जाते हैं और उनको मटेरियल में इनके बीच में इंसर्टेड कर दिया जाता है, यानी कि जो लोड आप रख रहे हो गैसेस स्टरलाइजेशन में उसके बीच में आप टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब डाल दोगे। ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब का डायग्राम देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि आप मटेरियल या लोड के बीच में रख देते हैं एंड देन वो आपको टेम्परेचर की रीडिंग्स देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि
जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं गैसियस स्टरलाइजेशन में, ठीक है भाई, गैसियस स्टरलाइजेशन है और उसको अगर आप टेम्परेचर भी देंगे साथ में, तो वहां पर क्या होगा कि आपका गैसियस स्टरलाइजेशन थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्ट करता है, ठीक है। यानी कि जैसे इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह हैं या कोई सारे जो सॉरी वो तो केमिकल में, तो कई हाँ तो जो कई सारी गैसेज है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन वाली गैसेज है, तो उसमें अगर आप थोड़ा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देंगे तो वहां पर जो है आपका गैसियस स्टरलाइजेशन और ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्ट करेगा, ठीक है। तो जो एलिवेटेड टेम्परेचर है हर स्टरलाइजेशन साइकिल में, वो टेम्परेचर प्रोब की वजह से के सहायता से आप जो है मेजर करोगे, ठीक है। इसके बाद आप रूटीन लीक टेस्ट इसमें परफॉर्म करोगे। रूटीन लीक टेस्ट क्या होते हैं? देखिए बहुत तरीके के लीक टेस्ट है इसमें जो है हाँ, जो लीक टेस्ट है वो बहुत तरीके के हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लीक टेस्ट नहीं है, लेकिन लीक टेस्ट का मैं कंसेप्ट आपको समझा देती हूँ कि जब गैसियस स्टरलाइजेशन आप करते हो तो मटेरियल गैस एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कोई भी जो मटेरियल है, जैसे आपको सपोज ये पेन स्टरलाइज करना है, तो ये क्या है, जब आप गैसियस स्टरलाइजेशन करोगे तो ये एब्जॉर्ब करेगा गैस। अब यहाँ पर जब इसने जितनी गैस एब्जॉर्ब करी है आफ्टर स्टरलाइजेशन साइकिल, ये अब उस गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से अब गैस लीक होगी, और कितना % गैस लीक होगी उस हिसाब से हम ये पता कर पाएंगे कि इसने कितनी गैस एब्जॉर्ब की थी उतने टेम्परेचर पे, और यहाँ पर उतने टेम्परेचर पे इसने इतनी गैस एब्जॉर्ब की, तो इसका स्टरलाइजेशन एक्सटेंट जो है वो इतना % हुआ। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गैस लीक टेस्ट के परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत सारे टाइप के गैस लीक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो आपके गैस लीक टेस्ट में जैसे हीलियम, मैं कुछ नाम आपको देख के बता देती हूँ क्योंकि मैंने लिखे हुए थे, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है गैस लीक टेस्ट में, लेकिन हीलियम वगैरह जो हैं वो आपके हाँ हैलोजन लीक टेस्ट, एक तो हैलोजन लीक टेस्ट है और एक मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है आपका लीक टेस्ट है। तो बहुत सारे तरीके के हैं, लेकिन एक दो तरीके के मैंने नाम लिख दिए हैं कि जैसे आपका हैलोजन लीक टेस्ट, इसमें मैं लिख देती हूँ जैसे हैलोजन लीक टेस्ट, एक हीलियम लीक टेस्ट भी होता है, लीक टेस्ट को मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा जो है आपका LW विद मास स्पेक्ट्रोमीटर है ना, लीक टेस्ट विद मास स्पेक्ट्रोमीटर है ना, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर लीक टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर लीक टेस्ट, ठीक है। अब यहां पर जो है इस हिसाब से जब वो गैस लीक करता है, गैस रिलीज करता है, तो उसको आप जो है उन लीक टेस्ट की मदद से आप मेजर कर सकते हो, उससे वो प्रेशर मेजर करते हैं एक्चुअली, और वो प्रेशर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ गैस कंसेंट्रेशन इज ऑल्सो मेजर्ड थ्रू द टेम्परेचर मेजरमेंट, और कितना गैस आपने रिलीज किया है, उसका कितना प्रेशर है, वो भी आपको जो है टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप के फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि द गैस कंसेंट्रेशन शुड नॉट बी टू हाई और टू लो, सो मेजरमेंट ऑफ गैस कंसेंट्रेशन एट रेगुलर इंटरवल गिव अस द एश्योरेंस ऑफ स्टेरिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी आप गैसियस स्टरलाइजेशन कर रहे हो वो उसमें गैसियस प्रेशर ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी दिक्कत करता है, और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर भी आपके स्टरलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेस नहीं होने देता, ठीक है। तो वहां पर आपको ऑप्टिमाइज रखना है गैसेस प्रेशर को, और वो प्रेशर कितना होगा वो हमें टेम्परेचर और प्रेशर रिलेशनशिप से पता लगेगा, ठीक है, जिसके लिए टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब काम करेंगे, एंड दूसरा यहाँ पर लीक टेस्ट काम करेंगे कि कितना प्रेशर रखा गया था कि गैस ने इतना एब्जॉर्प्शन किया, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियो स्टरलाइजेशन यानी फिजिकल इंडिकेटर में एक और जो है दैट इज द रेडियो स्टरलाइजेशन, या रेडियो स्टरलाइजेशन इंडिकेटर्स कैसे हम यूज करते हैं। इसमें भी जो डिवाइस हम यूज करते हैं, यानी कि जो मेन आइडियल चीजें हम यूज करते हैं वो है हमारा रिकॉर्डिंग चार्ट। अब इस रिकॉर्डिंग चार्ट को हम कंपेयर कर लेंगे हमारे चार्ट से, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग चार्ट आपका आइडियल ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियो स्टरलाइजेशन में आपका एक जो है मेन जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज द डोसीमीटर। डोसीमीटर को अगर हम देखें तो डोसीमीटर के अंदर जो है कितना %, देखिए इसमें डोसीमीटर जो होता है हमको इट गिव्स द अमाउंट ऑफ रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब बाय पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। तो एक्चुअली डोसीमीटर के अंदर होता क्या है, कुछ फॉस्फर क्रिस्टल्स होते हैं। देखिए मैंने लिखा है दिस डोसीमीटर कंटेन द फॉस्फर क्रिस्टल विच ट्रैप इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं,
फ्रीड बाय द रेडिएशन एक्सपोजर। देखिए समझिए कि जो डोसीमीटर है, डोसीमीटर क्या करता है कि वो उसके अंदर फॉस्फोर क्रिस्टल्स होते हैं, और वो फॉस्फोर क्रिस्टल्स क्या करते हैं कि जब भी कोई मटेरियल का रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, चाहे वो आयनाइजिंग रेडिएशन हो चाहे वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो, सपोजेड ये मटेरियल है, इसमें जब हम रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं तो इस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं उनको ट्रैप कर लेगा डोसीमीटर। तो जिस हिसाब से रेडिएशन आ रही है उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है डोसीमीटर के फॉस्फोर क्रिस्टल की वजह की सहायता से। ठीक है, व्हेन हीट, अब जब ये जो डोसीमीटर, सपोज ये डोसीमीटर है, तो जब इस डोसीमीटर ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप किए तो यहाँ पर जब हम इसको हीट करेंगे देन ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो उसने ट्रैप किए हैं ये वापस रिलीज करेगा। ठीक है, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट को जो है हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन अमाउंट इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। तो यहाँ पर जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई है उसका कंसंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया गया था, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, यानी इसने जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और इतना एब्जॉर्ब किया, ठीक है, डोसीमीटर ने। तो इस हिसाब से हम ये पता कर लेते हैं कि इतना % रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ होगा, और हमारे पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग चार्ट जो आइडियल चार्ट है वो मेंटेन रहता है लैब के अंदर, इंडस्ट्री के लैब के अंदर। तो हमें ये पता लग जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट ने इतना जो है एब्जॉर्प्शन किया था, इतना, तो इस हिसाब से इतने टाइम में इतना स्टरलाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। जो फिजिकल स्टरलाइजेशन है उसमें जो इंडिकेटर, फिल्ट्रेशन के अंदर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट में, इसमें जो भी आपके पास फिल्टर है, सपोज दैट आपके पास ये फिल्टर है ना, ये आपके पास कोई मेम्ब्रेन फिल्टर है ना। अब इस मेम्ब्रेन फिल्टर की कितनी पोर साइज होगी, ये डिटरमाइन करना है कि भाई आपके पास जो फिल्टर है इसकी पोर साइज आपको डिटरमाइन करना है। और पोर साइज की वजह से जब आप उसके अंदर कोई पेरेंटल प्रोडक्ट आप उसमें से छान रहे हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई ये इतना रिटेन करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, पोर साइज को डिटरमाइन करता है बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट। अब इसमें कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, देखिए कि जब क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को सबसे पहले द फिल्टर इज सोक्ड इन एन एप्रोप्रिएट फ्लूइड। अब क्या किया जाता है कि कोई प्रॉपर फ्लूइड के, कोई भी वो फ्लूइड हो सकता है, कोई रेफरेंस फ्लूइड भी हो सकता है, तो वो फ्लूइड्स को हम इसमें एब्जॉर्ब करा देते हैं। सपोज दैट हम इसमें एब्जॉर्ब कर दिया वो मटेरियल, है ना, ये मैं थोड़ा सा रेड से इसको कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही वो मटेरियल, इसको ऐसा समझिए कि जैसे ये एक जो है फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर में से को हमने डिप कर दिया एक प्रॉपर फ्लूइड में से। अब ये फ्लूइड जो है इसके अंदर आ गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड द बबल कम्स आउट ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द फिल्टर। तो क्या होता है कि जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे क्या होगा कि वो जो फ्लूइड है वो ड्रेन होगा और वो बबल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो बबल फॉर्म करता है उस बबल की इंटेंसिटी से हमें पोर साइज का पता लगता है। ठीक है, और वो बबल को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो बबल की साइज को पता करके ये पता लगाते हैं कि कितना पोर है। इसका मतलब ये है कि अगर पोर बड़ा है तो बबल साइज बड़ा होगा, और अगर पोर छोटा है तो बबल साइज भी छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिजिकल इंडिकेटर्स कंप्लीट होता है। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं केमिकल इंडिकेटर्स की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इंडिकेटर्स की। केमिकल इंडिकेटर्स जो हैं बेसिकली कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं उसके अंदर हम। ठीक है, कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन से क्या कलर चेंज हो रहा है, जनरली ये चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो केमिकल इंडिकेटर है दैट इज ब्राउनीज ट्यूब। ठीक है, जो केमिकल इंडिकेटर जो ब्राउनीज ट्यूब है, इसको 1930 में एल्बर्ट ब्राउनी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसके अंदर बेसिकली कुछ ट्यूब्स होती हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 की जो ट्यूब्स होती हैं उनमें अलग अलग जो है डाइज और केमिकल रिएक्शन रखा जाता है, केमिकल मिक्सचर रखा जाता है, और वो जब प्रॉपर टेम्परेचर से उसको एक्सपोजर होता है प्रॉपर टाइम इंटरवल के लिए, तो वहाँ पर कुछ कलर रिएक्शंस हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, ए स्मॉल ग्लास ट्यूब कंटेनिंग रेड हीट सेंसिटिव डाइज। तो इसकी जो डाई होती है वो रेड कलर की होती है, हीट सेंसिटिव होती है, और एक रिएक्शन मिक्सचर इसमें रखा जाता है।
डाई चेंज कलर टू ग्रीन, जो डाई का कलर होता है वो ग्रीन में चेंज हो जाता है आफ्टर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम एट ए सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि जब हम उसे प्रॉपर टेम्परेचर पे जो है उसको हम एक्सपोज करेंगे तो वहाँ पर जो है वो रेड कलर किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। एल्बर्ट ब्राउनी ने डिस्कवर किया था इसको, ठीक है। और जो कलर चेंज है, द कलर चेंज इंडिकेट द स्टरलाइजेशन साइकिल विल सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और वो कलर चेंज हमें बताता है कि ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक की ट्यूब्स होती हैं, जिसमें अलग अलग स्टरलाइजेशन पे अलग अलग इंडिकेशंस दिखाई देता है। टाइप 1 जैसे जो है वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में अगर 126 डिग्री सेल्सियस अचीव हो गया है तो ब्लैक स्पॉट हमें दिखाई देता है। टाइप 2 में अगर हाई वैक्यूम मॉइस्ट हीट पे हमने एक्सपोज किया है तो 130 यानी कि 130 डिग्री सेल्सियस और मोर यानी उससे ऊपर ले गए हैं तो येलो स्पॉट हमें इंडिकेट होता है। अगर टाइप 3 है तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पर अगर टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस की रेंज रखी है तो ग्रीन कलर ऑब्जर्व होता है। एंड टाइप 4 के अंदर, टाइप 3 में तो बता दिया, टाइप 4 के अंदर ड्राई हीट अगर ओवन में रखा है तो टेम्परेचर 160 अबव जाएगा, यानी कि 180 के आसपास जाएगा, और वहां पर हमें ब्लू कलर से इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। तो रेड से ग्रीन कलर के आसपास यानी ग्रीन कलर हमें टाइप 3 में दिखाई दिया है, लेकिन अप्रोक्स हम यही लिखते हैं कि जो है रेड से ग्रीन में चेंज हो जाता है। बाकी आपको अदर साइड पे आपको ब्लैक, येलो और ब्लू कलर भी दिखाई देते हैं अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विटनेस ट्यूब। विटनेस ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक आवर ग्लास ट्यूब होती है जिसे हम आवर ग्लास, HOUR, आवर ग्लास ट्यूब हम उसको नाम से जानते हैं। आवर ग्लास ट्यूब के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे नॉन मेल्टिंग पॉइंट के केमिकल्स रखे जाते हैं। नॉन मेल्टिंग पॉइंट के केमिकल्स रखे जाते हैं, जैसे सल्फर है उसका 150 डिग्री सेल्सियस, सक्सिनिक एनहाइड्राइड है उसका 120 डिग्री सेल्सियस, बेंजोइक एसिड है उसका 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस हैं, अब हम कैसे इसमें करते हैं कि जो ट्यूब है उसके अंदर वो केमिकल रख दिया है और वो केमिकल क्या होता है उस टेम्परेचर रेंज पे मेल्ट होता है। अब सपोज क्या किया जाता है, सच डिवाइसेस ओनली इंडिकेट दैट सर्टेन टेम्परेचर हैज बीन रीच्ड। तो ये डिवाइसेस हमें ये बताती हैं कि अगर उस टेम्परेचर पे, जैसे हमने सल्फर रखा और सल्फर मेल्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि हमने 150 डिग्री सेल्सियस अचीव कर लिया है। अगर हमने बेंजोइक एसिड लिया है तो हमने 120 और वो मेल्ट हो गया है तो वो बेंजोइक हमारा 121 डिग्री सेल्सियस अचीव हो गया है, ये हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो एक ग्लास ट्यूब है इसमें जब हम मटेरियल रखते हैं तो हम ये मटेरियल मेल्ट होने के बाद यहाँ से यहाँ तक इस ट्यूब को पूरा कवर कर ले, इस ट्यूब का पूरा वॉल्यूम कवर कर ले, इस हिसाब से उसकी साइज रखी जाती है। और साइज इस तरह से रखी जाती है कि जब ये मेल्ट होके यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि उतना टाइम उसको टाइम लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक मेल्ट होने में, मतलब यहाँ उसको मेल्ट होके यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। द वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन, द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि हम इस तरीके से रखते हैं, इतना अमाउंट रखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल एंड डायमीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब इस ट्यूब के अंदर एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक जो है थोड़ा सा पार्ट होता है जिसमें हम मटेरियल रखते हैं। ऑफ द ट्यूब बीइंग एडजस्टेड सो द टाइम फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल्ट इज सेम एज द रिक्वायर्ड फॉर द स्टरलाइजेशन एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, यानी कि वो जो हम कंस्ट्रक्शन रखते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम जो मटेरियल रख रहे हैं, मटेरियल मेल्ट होके यहाँ से यहाँ तक ट्यूब के दूसरे एंड पर जब पहुँचेगा तो वो उतना ही टाइम लेगा जितना हमें टाइम रिक्वायर्ड है। सपोज हमें 120 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट तक रिक्वायर्ड है तो उसी हिसाब से हम इसका वॉल्यूम डिसाइड करते हैं कि ये मेल्ट होके इतने से इतना रन कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर द रिक्वायर्ड टेम्परेचर समझ में आ गया। उसके बाद होता है हीट सेंसिटिव टेप्स। हीट सेंसिटिव टेप्स अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हीट सेंसिटिव टेप का भी जो डायग्राम है, अभी मैं यहाँ पर इससे जो है हीट सेंसिटिव टेप के बाद आपको ब्राउन ट्यूब और विटनेस ट्यूब्स के डायग्राम बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हीट सेंसिटिव टेप जो है वो भी पर्टिकुलरली ऐसी टेप्स होती हैं या उसके अंदर इस प्रकार से डाइस लगे होते हैं जो कि कलर रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है आफ्टर अ सर्टन पेनिट्रेशन ऑफ स्टीम, ठीक है। यानी कि जब इसके अंदर स्टीम पूरा पेनिट्रेट हो जाएगा तो वहाँ पर कलर चेंज होता है, और जो स्टीम पेनिट्रेट होता है वो स्टीम पेनिट्रेशन जो होगा वो जो है पर्टिकुलर टाइम में होता है, ठीक है। अब सपोज इट ये हीट सेंसिटिव टेप है, इसको मैं जो स्टरलाइजेशन लोड है उसके बीच में रख दूंगी और फिर जब उसमें स्टीम से एक्सपोजर होगा तो उसमें अगर कलर चेंज हो जाता है, पर्टिकुलर कलर चेंज हो जाता है तो दैट मीन्स कि मेरा स्टरलाइजेशन प्रोसेस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। रॉयश एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल इंडिकेटर्स बेसिकली फॉर द इथाइलिन ऑक्साइड। ये केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं इथाइलिन ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेशन के लिए। और यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या फिल होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्रोमोफिनॉल ब्लू इंडिकेटर्स इसके अंदर कंप्लीट होते हैं। ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इसके अंदर जो है इस पूरे केमिकल को मैग्नीशियम क्लोराइड, HCl और ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो इंडिकेटर्स हैं इनको एक्सपोज किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। और यहाँ पर कलर चेंज होता है येलो टू पर्पल। ठीक है, यानी कि जो येलो कलर है वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। और वो क्यों चेंज होता है? क्योंकि इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका इथाइलिन ऑक्साइड जब इनसे रिएक्ट करता है तो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट फॉर्म होता है और वो येलो से पर्पल कलर आपका फॉर्म करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के अंदर हम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो कि यहाँ पर जो है वो एक तो कहीं ना कहीं एक तो हमारे पास जो सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस पर्टिकुलर एक्सपोजर के लिए रेजिस्टिव होना चाहिए। यानी कि सपोज दैट हमें 120 डिग्री सेल्सियस सपोज दैट कि हमें हॉट एयर ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स के लिए लेना है, तो 160 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक वो रेजिस्टिव होना चाहिए हीट के लिए। यानी वो 160 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स तक वो उसमें रिटेन रहना चाहिए। और अगर जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तब वो उसमें किल होना चाहिए। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि अगर ये बैक्टीरिया मर गया है, ये वाला स्पोर मर गया है, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर कंप्लीट हो गया, उतना टेम्परेचर रेंज अचीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है शुड पजेस हाई रेजिस्टिव, और हाई रेजिस्टिव तो होना ही चाहिए और नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए। यानी कि वो हमें कोई नुकसान, हमारे लोड को, हमारे स्टरलाइजिंग मटेरियल को खराब नहीं करना चाहिए। पता चला हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं और उसने हमारा मटेरियल ही खराब कर दिया, तो वो बड़ा एक गड़बड़ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है जो टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत तरीके के लेते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स हैं जो कि हम ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स लेते हैं। इसके अलावा गैसेज स्टरलाइजेशन में भी हम टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स लेते हैं। इसके अलावा रेडिएशन सेंसिटिव माइक्रोब्स जो होते हैं वो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में लेते हैं। ठीक है, और जो रिटेंशन बैक्टीरियाज हैं, यानी कि बैक्टीरियाज को रिटेंशन पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं वो फिल्ट्रेशन मेथड के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन मेथड के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन में हम रिटेंशन ऑफ बैक्टीरियाज को हम जो है यूटिलाइज करते हैं। इस तरह के बैक्टीरियाज की इतने टाइम पे ये इतना रिटेन रहा है इस फिल्टर में तो हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाता है? सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपॉजिट ऑन ए कैरियर। अब जो भी मटेरियल है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड है हमारे पास, उसको हम एक प्रॉपर कैरियर पे हम उसको जो है अटैच कर देते हैं, लोड कर देते हैं। और फिर उसको जैसे हमने एक पैच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोड कर दिया और वो पैचेस जो हैं वो हम ओवरऑल स्टरलाइजिंग लोड में हम जो है मटेरियल के बीच बीच में रख देते हैं। तो यही मैंने लिखा है, सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिटेड ऑन अ कैरियर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्टरलाइजेशन लोड। At the end of process, the units are recovered and cultured to determine the presence and absence of survivor. और उसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उन पैचेस को बाहर निकाला जाता है और प्रॉपर मीडिया में डाला जाता है। अगर वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, उस मीडिया में डालने के बाद इंक्यूबेशन किया जाता है कुछ टाइम के बाद, और वहाँ पर अगर ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया किल हो गया है, यानी कि आपका वो टेम्परेचर और स्टरलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? डी वैल्यू। डी वैल्यू ऑब्जर्व करने का क्यों करते हैं? हमने डी वैल्यूज में पढ़ लिया है, अभी पिछला ही लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डी वैल्यूज जो होती हैं वो टाइम इंटरवल है जिसमें 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा काफ़ी सारा माइक्रोबियल सिस्टम खत्म हो गया है, तो इसीलिए हम डी वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक जो है लिस्ट बना दी है, ये लिस्ट आपको कहीं और भी बहुत इजीली मिल जाएगी। कोशिश मैंने की है कि आपको जो है लिस्ट यहीं अवेलेबल हो जाए। ऑटोक्लेव जो होता है उसके लिए बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, इसके लिए हम 1.5 मिनट की डी वैल्यूज ऑब्जर्व करते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम और ऑटोक्लेव में क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरोजीन्स हम देखते हैं जिसकी डी वैल्यूज है 0.8 मिनट। ठीक है, ड्राई हीट में बैसिलस सबटिलिस वैरायटी नाइगर हम लेते हैं, 5 to 10 मिनट इसकी डी वैल्यूज है। ठीक है, मैं कौन कौन सा पॉइंट है यहाँ पर मैं ये लिख देती हूँ। ये डी वैल्यू है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद जो है इथाइलिन ऑक्साइड जो है करीबन 600 mg पर लीटर के हिसाब से, इसमें भी सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज लेते हैं।
बैसिलस सबटिलिस वैरायटी नाइगर, और इसका 2.5 मिनट है, ठीक है। उसके बाद आयनाइजिंग रेडिएशंस के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है बैसिलस प्यूमिलिस, इसकी डी वैल्यूज में थोड़ी कंफर्म नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। मेम्ब्रेन फिल्टर 0.45 माइक्रोन मीटर, माइक्रोन मीटर जो है उसकी मेम्ब्रेन फिल्टर की पोर साइज है। इसमें सेरेशिया मार्सिसेंस जो है यूज़ किया जाता है। इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर में 0.22 माइक्रोन मीटर जो है इसमें हम इतने पोर साइज का लेते हैं, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्यूडोमोनास डायमिनुटा इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर्स का काम कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।